नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राहुल एजुकेशन एकेडमी। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अभी तक के वीडियोस में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैटर किस चीज का बना हुआ है, आखिर वो कौन सा कंपोनेंट है जो मैटर बनाता है, या मैटर के अंदर वो कौन सा बेसिक कंपोनेंट अवेलेबल है। लगभग 400 बीसी से ही ये एक सोच थी कि मैटर जो है बहुत ही छोटे कण से बना होता है, जिसको ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटोमियो नाम दिया था। एटोमियो, ATOMIO, जिसका मतलब अगर हम समझें तो इंडिविजिबल, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसका मतलब ये था। तो ये बहुत पहले से ये सोच रही थी कि एटम एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में एक ठोस नियम या ठोस कारण नहीं बताए गए थे। लेकिन 1808 में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने, फेमस साइंटिस्ट है डाल्टन, 1808 में डाल्टन ने अपनी एक पब्लिकेशन छापी जिसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। उन्होंने ये अपना पब्लिकेशन छापा 1808 में, उन्होंने मैटर किन चीजों से बनना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स प्रपोज किए। तो चलिए अब हम धीरे एक एक करके समझते हैं कि डाल्टन ने 1808 में मैटर के बारे में क्या प्रॉपर्टीज प्रपोज की। मैटर के बारे में पहली चीज जो डाल्टन ने प्रपोज की वो ये थी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स विच आर इनडिविजिबल, यानी मैटर जो है एटम कंसिस्ट करता है और वो इंडिविजिबल होते हैं, यानी उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि किसी भी मैटर का एटम जो है मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल या मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट होता है। वही मैटर जो है, हर मैटर में एटम प्रेजेंट होता है। ये थी डाल्टन की पहली थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी मैटर के बारे में जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में प्रपोज की वो ये थी कि ऑल एटम्स of a given element have identical properties while atoms of different elements differ in properties. So इस प्रॉपर्टी का में डाल्टन का कहने का मतलब ये था कि अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं और उसमें के सारे एटम आप निकाल के देखेंगे, उसमें जितने भी एटम हैं वो सब एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनका साइज सेम होगा, हर चीज सेम होगा, मास भी सेम होगा। हर एटम जो कि किसी एक एलिमेंट में दिया गया है, प्रेजेंट है, वो सेम होंगे। लेकिन वही अगर आप कोई और एलिमेंट ले ले और उसके एटम्स निकाल के देखें तो उस एलिमेंट के अंदर जितने एटम उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन अगर एक एलिमेंट के एटम को आप किसी और एलिमेंट के एटम से कंपेयर करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। इसलिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो, लेकिन अगर आप एक एटम लेंगे किसी एक एलिमेंट का और उसे कंपेयर करेंगे किसी एक एटम जो कि दूसरे एलिमेंट का है तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का दूसरा पॉइंट।
तीसरा प्रॉपर्टी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट करता है वो ये है कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो इस पॉइंट के हिसाब से कोई भी कंपाउंड तभी फॉर्म करेगा जब एटम जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट से आ रहे हैं वो किसी एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करेंगे। ऐसे ही कोई भी रेशियो में मिक्स नहीं करेंगे, कंपाउंड तभी बनेगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब तक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिक्स नहीं होंगे तब तक हमें वाटर नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमें पता है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो चाहिए। तो यही डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यही कहा गया है कि कोई भी कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब किसी एलिमेंट के एटम्स मिक्स होंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग एलिमेंट के एटम मिक्स होंगे किसी फिक्स रेशियो में, कोई भी ऐसे रैंडम रेशियो में नहीं। आपको वाटर मॉलिक्यूल तब नहीं मिलेगा कि जब आप हाइड्रोजन के 3 एटम ले लें और ऑक्सीजन का 1 एटम ले लें। आपको हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम लेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम लेंगे, तभी आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का चौथा पॉइंट ये कहता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, ये कहता है कि जब हम कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को मिला रहे हैं तो वही एटम मिलकर नया कंपाउंड बनाएंगे, कोई नया एटम नहीं बन जाएगा, या जो आपने एटम मिलाया है वो खत्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें क्या चीज की याद दिलाता है? ये पॉइंट हमें याद दिलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहा जाता है कि मैटर को ना ही बनाया जा सकता है नया, ना कि उसको नष्ट किया जा सकता है। सो मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब जबकि हमको अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज में यह सजेस्ट किया गया कि मैटर जो है एटम से बने हैं, तो अगर मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो यानी कि एटम को भी नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता या नया एटम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। जिस प्रकार मैटर जो है वो नया फॉर्म ले सकता है, अलग फॉर्म में आ सकता है, लेकिन नया मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता, वैसे नया एटम यूं ही क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसका बस रीऑर्गेनाइजेशन होता है केमिकल रिएक्शन में। दोस्तों, तो ये थे वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सजेस्ट किए। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि ये डाल्टन ने ये थ्योरी सजेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने जैसे कि आप तीसरा पॉइंट देखें कि एटम जो है मिक्स फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से आता है ये पॉइंट। वही चौथा पॉइंट अगर आप देखें कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि नया एटम ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। और ये भी हमें किस पॉइंट से मिलता है? ये मिलता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो सजेस्ट की गई उसमें जो उससे पहले लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन था उसका बहुत ही बड़ा योगदान था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डाल्टन जो है इस थ्योरी में हर चीज नहीं समझा पाए थे। बहुत हद तक इनकी ये थ्योरी बहुत सही थी, पर यह हमेशा सही नहीं समझ आ रही थी उस टाइम के हिसाब से। कारण इसके कई थे। एक कारण वो ये था कि डाल्टन ये नहीं समझा पाए थे कि एटम दूसरे दो एलिमेंट के अलग अलग एटम कंबाइन ही क्यों होते हैं। वो ये समझा नहीं पाए थे। लोगों को ये दिख रहा था कि कोई दो चीज को मिला के नई चीज बन रही है, लेकिन क्यों बन रही है,
क्या हो रहा है उस एटम में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन नहीं समझा पाए थे। दूसरा था डाल्टन जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दी थी उन्होंने, वो गैसियस रिएक्शंस के लिए सही नहीं बैठ पा रही थी। तो ये वो दो चीजें थी जिसके कारण लोग उस समय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पूरा सही नहीं समझते थे, और आज हमें पता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत हद तक काफी सही थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैं तो कहूंगा कि केमिकल रिएक्शंस में और एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसके कारण इसी के बल पे हम आगे की केमिस्ट्री प्रोग्रेस की। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है और वो एटम को कैसे डिफाइन करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से हाजिर रहूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और धन्यवाद।